हाँ जी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो आज ऑप्शन की हमारी लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास नहीं, ब्रेक से पहले हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ब्रेक के बाद हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। पूरे ऑप्शन में हमने क्या क्या कर रखा है, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। पूरे ऑप्शन में हमने क्या क्या कर रखा है। तो सर, ऑप्शन में सबसे पहले बेसिक पढ़ा था हमने, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ा था, जो कि हमारे किसी काम का था नहीं। बेसिक्स में सर हमने अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इसके अलावा और क्या था भाई? इसके अलावा सर इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सब पढ़ा। इसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ा। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे निकले, और आगे निकलने के बाद फिर हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा, जो टेक्निकल भी है, वो है ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग में हमें 3 टॉपिक करना था। पहला करना था बायनोमियल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल में हमने पढ़ा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। उसमें हम लोगों ने सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड पढ़ा, और मल्टी मतलब 2 पीरियड, और 2 पीरियड में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच ही लगेगा। फिर सर हमने डेल्टा हेजिंग किया, जो ज्यादा टेक्निकल था। एक डेल्टा हेजिंग है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, पर डेल्टा हेजिंग जितना समय मुझे दिया गया है उतने समय में मैंने जो समझाना था समझाने की कोशिश की। पुट कॉल पैरिटी भी हाथों हाथ समझा दिया। हालांकि पुट कॉल पैरिटी का हमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ठीक है, इक्वेशन का यूज होगा बीएसएम में। आज उस पुट कॉल पैरिटी के इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। हालांकि अगर उसका इक्वेशन का लॉजिक आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो आप इक्वेशन याद कर लेना, पर मैंने पूरी कोशिश किया है उस इक्वेशन को समझाने जितना समय है। अब बात करते हैं बीएसएम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसएम। ठीक है जी। तो एक बार बीएसएम से पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। एक बात समझ लो अच्छे से, बीएसएम से पहले मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाना पड़ेगा, जेड टेबल। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे बच्चों को आता है, उन्होंने इकोनॉमिक्स किया है, उनको अच्छे से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कर्व टेबल जो है, अच्छा वो आता है। पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको जीरो नॉलेज है, और एक नेचुरल लॉग समझाना पड़ेगा। उसके बिना बीएसएम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सीनियर से आपको सलाह मिलेगी कि आप बीएसएम छोड़ दीजिए, एग्जाम में नहीं आता। छोड़ सकते हो, फिर आप ब्रेक के बाद क्लास कर लीजिए। ब्रेक तक तो मेरा 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे तक मैं बीएसएम करवाऊंगा। हमारे सिलेबस में है कि नहीं? 100% हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं? क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी मैट में क्वेश्चन दिया है, एमटीपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और छोड़ना है छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हो यार? कर लो। 1 घंटे में क्या आपका जाएगा? मेरी कोशिश तो है समझाने की, और समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूं अगर आप क्लास देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा कोशिश रहेगी कि मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं। जहां तक टाइम की एक पाबंदी है, उस टाइम में अब मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश। ठीक है जी। पर उससे पहले मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और शायद इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और नेचुरल लॉग समझाना। ओके, तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेकर। तो पहले सर इसको लिखना है कि बिल्कुल मत लिखना। ये नोट्स बना रहे हो आप, तो ये नोट्स काम नहीं आएगा। ये मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ, जो कि सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब यार इसको भी अगर आप कह रहे हो कि चलो यार इसको रिवाइज करेंगे, तो भाई इसको जेट टेबल को क्या रिवाइज करोगे? एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं बस। तो पहले जो आइडिया दे रहा हूं वो दे रहा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसको जेट टेबल भी बोलते हैं। एक रफली आइडिया दूंगा, बहुत घुसने की कोशिश मत करना उसमें। ठीक है सर, हम तैयार हैं। तो समझो मेरी बात। सर आप किस सिटी में रहते हैं? मैं रायपुर में रहता हूँ। ठीक है,
तो सर वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब खूब पैसा है या फिर गरीब लोग हैं, आपका क्या कहना है? भाई दोनों ही टाइप के लोग। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पैसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी कर्जे में डूबे हुए हैं, जिसकी वेल्थ नेगेटिव है। तो चलो ना सर वेल्थ पता करते हैं। हम एक काम करते हैं, रायपुर में 1,000 लोगों पे सर्वे करते हैं, ठीक। अब हमने सर्वे किया तो बहुत सारे लोग, इधर मैंने लिखा प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे बनता है वो आप देख लेना, ठीक है। प्लस और माइनस, मतलब यार इधर इधर ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ, ये स्केल है, और इधर जितने ज्यादा लोगों का के पास वेल्थ ज्यादा है, पैसा ज्यादा, इधर लिखते जाऊंगा। जितना ज्यादा होते जाएगा इधर लिखते जाऊंगा, जितना कम होते जाएगा इधर लिखते जाऊंगा। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब एक लाइन में आ जाए, कोशिश कर रहा हूं। अब देखो बेटे, अब मैं कुछ यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, हमारे पास है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं। ये ग्राफ दिख रहा ना, बहुत कम लोग हैं। ये धीरे 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 कम होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग कर्जे में नहीं डूबे, बहुत कर्जे में, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ 7 लाख के आसपास है, 7 lakhs। इट मीन्स एवरेज समझते हो आप? एवरेज, यस सर। एवरेज का मतलब यार ये हो गया बीच का, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, उन दोनों का हमने किया तो एवरेज आ गया। एवरेज को वैसे हम एक्स बार बोलते हैं, पर यहां म्यू बोला जाएगा, म्यू, एवरेज। और एवरेज वेल्थ कितनी आई? 7 लाख। मैंने बताया ना, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो बीच का कितना आ गया? 7 लाख। इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि यहां इसको मैंने बोला एवरेज, और एवरेज वेल्थ कितना है? 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से खत्म करो, इसी में टाइम मत लगा देना। हाँ जल्दी से खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट में। 7 लाख। अब बस मुझे कुछ करना नहीं है। और सर पक्का पक्का 7 लाख है क्या? नहीं भाई, डेविएशन भी तो हो सकता है। और सर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 लाख। मतलब ऑन एन एवरेज 2 लाख ज्यादा भी हो सकता है, 2 लाख कम भी हो। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन को अभी जाने दो। लोगों के पास जो पैसा है ऑन एन एवरेज, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, उन सब का एवरेज किया तो 7 लाख आया। इधर 50% होता है, इधर 50% होता है। अच्छा, ये मैंने बीच का निकाला, मतलब इधर कितना होता है? 50%, और इधर कितना होता है? 50%। ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आएगा। अगर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि बता सकते हो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिसके पास पैसा 50% से ऊपर है, सॉरी 7 लाख से ऊपर है, 7 लाख से ऊपर। सर 50% दिख रहा है ना यार, 7 लाख से ज्यादा। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास पैसा 7 लाख से कम है? सर 50%। 7 लाख तो बीच का है ना, इधर 50% इधर 50%। मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, 0.5 0.5 ऐसे भी बोल सकता हूं। तैयार हो आप? हाँ सर। मतलब ऐसे बोल दूं कि सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास पैसा 7 लाख से ऊपर है? 0.5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास पैसा 7 लाख से कम है? 0.5। अब सुना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास पैसा, अब काम की चीज है भाई, कैलकुलेटर, एक सेकंड कैलकुलेटर देख। सॉरी कैलकुलेटर चाहिए था। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास पैसा, अब ये समझना है, 10 लाख से ऊपर है। चलो फटाफट से बताओ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि लोगों के पास पैसा 10 लाख से ऊपर है? बताओ, मैं किस तरफ का एरिया पूछ रहा हूं? इधर का एरिया पूछ रहा हूं कि इधर का? सर आप इधर का एरिया पूछ रहे हैं, आप इस तरफ का एरिया पूछ रहे हैं। इसको मालूम है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेल एरिया।
अच्छा, और इसको बोला जाता है बॉडी एरिया, या फिर इसको क्यूमुलेटिव एरिया बोल सकते। मैं अभी एरिया समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मैंने कहा क्या नाम दिया, टेल एरिया। मैंने क्या पूछा, इस बात की क्या चांसेस है कि लोगों के पास 10 लाख से ऊपर है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कितने प्रतिशत लोगों के पास पैसा 10 लाख से ऊपर है। सर अब ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सर ये 50% से कम ही होगा, नो डाउट 50% से तो कम ही होगा, क्योंकि ये 50% से कम ही होगा, ये तो बात हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब इसको हमें जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से घुस के नहीं बता सकता, जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जेड का फॉर्मूला देखो कैसे, इट मीन्स हमें जेड टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 10 लाख को क्या बोला जाएगा, 10 लाख को जो बोला जाएगा इसको बोला जाएगा एक्स। तो जेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक्स माइनस एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। ठीक है, अब सर इसका क्या लॉजिक, इसका लॉजिक नहीं समझा सकता भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, इसी में टाइम चला जाएगा। तो बताओ एक्स कितना, सर एक्स है 10 लाख माइनस एवरेज कितना था 7 लाख, डिवाइड किससे करना है, स्टैंडर्ड एविएशन से 2 लाख। तो 10 लाख माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो अब हमें जेड टेबल में 1.5 ढूंढना होगा, जेड टेबल। और जेड टेबल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वैल्यू दिया रहेगा कि क्वेश्चन में, यस। हालांकि अभी क्योंकि ये एग्जांपल है इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको बुक में पीछे प्रोवाइड करके रखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखोगे तो देखना कि टेबल कौन सा है, और टेबल एरिया दिया है, और कौन सा दे रखा है, क्यूमुलेटिव एरिया नहीं दिया, वन टेल एरिया दिया। और हमें वन टेल ही तो चाहिए, हमें वन टेल चाहिए, एक ही साइड का तो चाहिए 10 लाख से ऊपर। और क्या ढूंढेंगे हम, 1.50। और चेक करो कहीं ना कहीं, ये देखो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मीन। और सोचो ना यार, क्या ये टेल एरिया ही होगा, यस, क्योंकि देखो ये वैल्यू 0.5 के बाद 50% से कम ही हो रही, तो ये तो टेल एरिया ही है, और हमें तो टेल एरिया ही देखना है, क्योंकि मैं क्या पूछ रहा हूं 10 लाख से ऊपर। अब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो 1.5 दिया रहेगा, और ये दिया है 1.5 के लिए लिख के सामने लिखा 0.0668। सर ये वैल्यू कैसे आती है, क्या कैलकुलेटर में हो सकता, नहीं हो सकता, बेकार की बात है, इतना अभी मुझे नहीं समझाना है, इसी में टाइम लग जाएगा। 0.0668, तो फाइनल आंसर आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर आया 0.0668 प्रोबेबिलिटी, इंटू 100 कर सकते हो, 0.0668 इंटू 100, तो आंसर आएगा 6.68%, 6.68। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि कैसे ढूंढा जाता है, टेल एरिया क्या होता है। ठीक है, ओके सर, और कोशिश करें, यस सर, और कोशिश करते फाइनली। चलो तैयार हो, हाँ सर हम लोग तैयार, ऐसा था। अच्छा अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुना, तैयार हो ना, यस। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिसके पास पैसा 7 लाख से ऊपर है, सर 50% ना यार, 7 लाख से ऊपर है 50%। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिसके पास 7 लाख से कम है, सर 50%। और सर इसको क्या जेड में कन्वर्ट करके देखे, जरूरत क्या है सर, 50% 7 लाख से ऊपर कैसे करोगे, सर एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। तो सर एक्स भी 7 लाख है, और एवरेज भी 7 लाख है, और स्टैंडर्ड एविएशन है 2 लाख, तो ये तो जीरो ही आएगा। और जीरो की वैल्यू देखोगे तो कितना दिखाई देगा, 50%। ठीक है, इट मीन्स हमारे लिए जो टेबल दिखाई दे रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला है ना वो इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अब फाइनल आंसर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आंसर देना जल्दी से। ऐसे कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वेल्थ 5 लाख नहीं, 4 लाख से कम, 4 लाख 3 लाख से कम है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास पैसा 3 लाख से कम है। सर 3 लाख से कम मतलब इधर से ऐड करना पड़ेगा, यस। और 3 लाख को हम क्या बोलेंगे सर,
x, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 3 लाख माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, x माइनस म्यू, तो सर 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो सर हम 2 ढूंढेंगे और बताओ किधर का एरिया देखना है सर, इस तरफ का। तो सर कौन सा एरिया देखना है, बॉडी एरिया की क्यूमुलेटिव एरिया देखना है कि टेल एरिया देखना है? भाई टेल एरिया देखना है ना, ये भी तो टेल है, मुझे एक क्यूमुलेटिव एरिया थोड़ी ना देखना है। अच्छा तो सर हमें क्या देखना है, 2, और चेक करो 2 के सामने कितना दिखा, 0.0228, ये आपको आना चाहिए देखना, 0.0228। तो सर ये कौन सा वाला टेल है, ये वाला है कि ये वाला? भाई ये मुड़ा हुआ था पेज, इसको खोला तो इधर का एरिया इधर का एरिया बराबर होता है, ये तो पड़ा हुआ है भाई। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और थोड़ा सर जल्दी करो और फटाफट से खत्म करो, आखिरी क्वेश्चन पूछ के मैं खत्म कर रहा हूं, लास्ट। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास पैसा, हाँ बोलो 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 सर, जिनके पास पैसा 10,50,000 रुपए तक है, 10,50,000 रुपए तक है, सुनना, 10,50,000 रुपए तक, तक है, तक 10,50,000 रुपए तक कितने लोगों के पास पैसा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं 10,50,000, या ऐसे पूछ लेता हूं, ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास पैसा 10,50,000 से कम है? अगर से कम है, 10,50,000 रुपए से कम है, ऐसा बोल रहा हूं, तो किस तरफ सेट किया जाएगा सर? अब तो 10,50,000 से कम की बात हो रही है, तो अब ये वाला एरिया दिख रहा है, 10,50,000 से कम। और सोचो इसको देखकर क्या लग रहा है सर, 50% से ज्यादा आएगा, 100%। तो अब देखते हैं एक्स क्या है सर, एक्स है 10,50,000 और म्यू कितना है, 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 10,50,000 माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, आंसर आया 1.75। अब 1.75 ढूंढते हैं, 1.75 मिल गया सर, मिल गया 1.75, पर 1.75 क्यूमुलेटिव एरिया नहीं है, 1.75 किधर का एरिया बना सर? 1.75 तो ये वाला एरिया है सर, ये वाला 1.75, ये वाला एरिया दिख रहा, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। टोटल एरिया की जो वैल्यू होती है ना, टोटल की वो 1 होती है, आप भी जानते हो। अगर मैं इधर का बता देता हूं टेल एरिया, तो क्या आप क्यूमुलेटिव एरिया बता सकते हो? यस सर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई है इसको मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.0401, तो सर आंसर आ गया 0.9599, तो इधर का आंसर आ गया 0.9599 या 95.99%। 95.99% लोगों के पास पैसा 10,50,000 से कम है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहां तो काम आएगा बीएसएम में, और रिस्क मैनेजमेंट में भी काम आएगा। एक टॉपिक है वार, वैल्यू एट रिस्क, उसमें भी काम आता है, तो ये दोनों में काम आएगा, इसलिए मुझे ये सिखाना पड़ा। कोई दिक्कत है कि हाँ? कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको थोड़ा बहुत जेट टेबल का पता लग गया? यस, थोड़ा बहुत जेट टेबल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को 1 मिनट के लिए आपको टेल एरिया, क्यूमुलेटिव एरिया या बॉडी एरिया आपको देखना आ गया, मैं मानता हूं कि आ गया, ठीक है सर। ओके, और एक चीज मुझे सिखानी है सर, वो भी सिखा दो, फटाफट से बताना। 10% अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होता, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग 10% अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होता, तो इसका फैक्टर क्या आता? कोई बता सकता है इसका फैक्टर क्या आता? सर अगर 10% को कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग करते तो हम इसका फैक्टर या तो बुक में दिया होता या तो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते, 0.10 डिवाइडेड बाय 4096, उसके बाद क्या करते थे, 0.10 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, और इनटू इक्वल टू कितने बार करना है, 12 बार। ये मैंने करवाया हूं, 0.1
डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर आंसर जो आ रहा है ना वो आ रहा है 1.1052। ठीक है, 1.1052 क्या चीज निकली सर? इफेक्टिव। इफेक्टिव बोलूंगा ना, अगर 10% रेट है और वो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर आ रहा है तो उसका फैक्टर आया है इफेक्टिव 1.1052। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा यार, 10% के रेट पर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर आ रहा है 1.1052, मतलब यार 1 रुपए लगाते हैं तो हमें मिलेगा 1 साल बाद 1.1052, मतलब हमारी इफेक्टिव कमाई हो रही है 10.52% की। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार इफेक्टिव कमाई हो रही है 1.1052। ठीक है, तो यार रेट क्या रहेगा? क्या ये रेट बता सकते हो? मैंने आपको इस बार 1.1052 दिया, 1.1052। इस रेट से कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होकर 1.1052 आया है, कोई बता सकता है क्या? फटाफट से बोलो सर। बैक कैलकुलेशन होगा, इनटू इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, और +1 की जगह क्या हो जाएगा सर? -1, और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? इनटू 4096। तो आंसर 0.10 आ जाना चाहिए। 1.1052, 12 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सर। ये कॉपी में लिख कर दे दोगे कि? हाँ जी मैं दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 4096। सर 0.10 आ गया ना सर? 0.10 आ गया, वाह सर लॉटरी लग गई। मतलब बैक कैलकुलेशन से आ गया। एक्चुअल में आपको मालूम है ये आपने जो किया इसको अगर हटा दिया सर, 4096 कहां से आया ये मैटर नहीं करता। एक्चुअल में आपको अगर मैं कैलकुलेटर ट्रिक ना लगाऊं तो आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। इट मींस बोला जाता है नेचुरल लॉग निकालिए 1.1052 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%। सर एलएन, एलएन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। यहां तक भी कोई दिक्कत है क्या सर? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें समझाया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाया, और क्या समझाया कि ये जो आता है इसको बोलते हैं 1.1052 का नेचुरल लॉग क्या है? तो 10%। 10% क्या है? 10% से कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होके 1.1052 आया है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर। अब और भी तरीके से मैं और भी बोल सकता हूं। हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा हूं मान लो स्टॉक का प्राइस 500 है, ओके, और एक्सरसाइज प्राइस 450 है। ये क्या है? स्टॉक का प्राइस। तो सर बता सकते हो क्या स्टॉक का प्राइस ज्यादा है? हाँ सर, 450 से ज्यादा है। सर 500 है, टाइम्स में बताओ सर। 450 का हम शेयर खरीदेंगे, मान लो मार्केट में कॉल ऑप्शन है, तो सर 450 का शेयर खरीदेंगे कॉल ऑप्शन में और 500 का बेच देंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय 450, तो सर ये आ गया 1.1111 इफेक्टिव। मैं कहूंगा बताओ, और ये तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होता है, तो बताओ किस रेट से ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग आया? तो क्या आप इसका नेचुरल लॉग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, और ऐसे ही निकालेंगे। सर ये करवा क्यों रहे हो? आराम से, अभी मैंने कहा ना मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग निकालना सिखा रहा हूं। ये क्या कहना चाहता? फैक्टर अगर आप रीड पढ़ कर पाओ ना तो मजा आएगा। सर स्ट्राइक प्राइस है 450 और स्टॉक का प्राइस है 500, अगर कॉल ऑप्शन हुआ तो सर हमें तो डिफरेंस मिलेगा 50 रुपए। मैं कह रहा हूं 50 रुपए मिल रहा है भैया 450 पे, 450 रुपया पे 50 रुपए मिल रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं, पर उसकी जगह में अगर मैं यहाँ टाइम से निकाल लूं कितने रुपए की कमाई? 50 रुपए। मैं कह रहा हूं टाइम्स मत आओ, तो टाइम्स 1 रुपया लगा के 1.1111। मैं कहता हूं रेट बताओ, तो इसका रेट निकल जाएगा ना। रेट निकाल रहे हैं हम, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो। सर ये फिर से बताना, बस अभी हमको नेचुरल लॉग समझ में आ गया। ठीक है, तो दो चीज बता दिया मैंने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और क्या बताया? नेचुरल लॉग। ये कहीं काम नहीं आने वाला है, सुनकर बस याद रख लेना, कॉपी में नोट मत करना।
ठीक है सर, बात समझ। और एक चीज है, मैंने आपको बताया भी होगा पर फिर भी क्योंकि आपकी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और एक चीज बताना है बस। एक होता था, क्या होता था, वेरिएंस पोर्टफोलियो में, और जो कि है मान लो 81%। याद है मैंने बताया था ये परसेंटेज स्क्वायर होता है वेरिएंस, और वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो इसको स्क्वायर रूट कर देते हो 81, तो ये कितना आ गया, 9%। ठीक है यहां तक? बोलो वेरिएंस कितना है, ये 12 महीने का है, 12 महीने। अगर किसी स्टॉक को मैं 12 मंथ रखता हूं तो उसमें वेरिएंस है 81% और स्टैंडर्ड डेविएशन है 9%। तो क्या मुझे आप 6 महीने का वेरिएंस बता सकते हो? यस, 6 महीने का वेरिएंस बताया जा सकता है, और 6 महीने का वेरिएंस आ गया 81 इंटू 6/12। या सर आधा साल ना यार, 81 डिवाइडेड बाय इंटू 5, सॉरी इंटू 5, तो 81 इंटू 5, तो सर ये आ गया 40.50। 40.5। क्या 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है? हाँ सर, 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, रूट मार देंगे तो 6.36। इसको बोलते पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। पीरियोडिकल 6 महीने तो 6 महीने की बात। अब दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत है, मैं कहूंगा कि यार 9% साल भर का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस को भूल जाते हैं। 9% साल भर का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन सर 4.5% गलत है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी कैलकुलेशन करना है वो वेरिएंस के साथ कर सकते। वेरिएंस को आप पीरियोडिकल कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं कर सकते। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को पीरियोडिकल करना है तो एक्चुअल में आपको टाइम को पीरियोडिकल 9 और कितना साल है, आधा साल, 6/12 की जगह मैं 0.5 लिखता हूं। मैं टाइम को पीरियोडिकल कर रहा हूं, टाइम मतलब 0.5 का स्क्वायर रूट किया इंटू 9 किया, तो आंसर आ गया 6.3। दिस इज, ये जो आएगा ये 6 मंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का अगर मैं कहूं, पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन रूट टाइम। दिस इज पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 महीने का भी निकाल सकते हो। अगर हम वेरिएंस पे नहीं जाना चाहते तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, 3 चीजें मुझे समझानी थी मेरे ख्याल से। एक समझाना था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, दूसरा मुझे समझाना था, क्या समझाना था, दूसरा कि यार नेचुरल लॉग क्या होता है, और तीसरा मैंने कहा कि अगर 12 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन 9% है और 6 महीने का निकालना है तो 4.5% नहीं होता है, इस तरह से निकाला जाता है पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टार्ट करते हैं हम बीएसएम। सर आधा घंटा आपने इसी चीज में खराब किया, हो जाने दो, एक बार समझे तो अच्छे से। अब बात कर रहे हैं हम बीएसएम, 2 क्वेश्चन करवाना है, अच्छे से करो, ठीक है सर। चलो जी अब बात करें बीएसएम की। अब स्टार्ट हो रहा है बीएसएम। जो पढ़ाया था उसका नॉलेज आपको जरूरी था। सर बीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ब्लैक सॉल्स मॉडल। सर फुल फॉर्म में कुछ रखा है कि सर आने की क्या चांसेस है? कई सालों से नहीं आया है, तो या तो आगे भी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, या तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि कई साल से नहीं आया है, और आईसीएआई का टारगेट कुछ और ही, आप भी समझ रहे हो ना कि क्या टारगेट है। अब उनका ये कहना है भाई, अब ध्यान से समझाना, मान लो यार कॉल ऑप्शन है, बोलो हाँ। हाँ सर, और मैं आपसे कह रहा था कि यार यहाँ एक्सरसाइज प्राइस मान लो 500 है, 1 साल बाद एक्सरसाइज होना है, एक्सरसाइज प्राइस 500 है। यहाँ नहीं होता, एक्सरसाइज प्राइस 500 है मतलब 500 से ऊपर जाएगा तो फायदा। और सर मान लो प्राइस हो गया, स्टॉक का प्राइस हो गया 550, तो क्या मुझे इस रिसिप्ट की वैल्यू पता लग सकती है? सर ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी भाई, मैं प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा, क्या मुझे वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, 550 माइनस 500 550, बस वही तो कहता है भी ऐसा, ज्यादा टेंशन नहीं है।
550, आप क्या चाहते हो, प्राइस बढ़ना चाहिए, तो चलो बढ़ गए ना, तो 550, और आपको मालूम है 550 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए, खत्म। बीएसएम का फॉर्मूला क्या बना सर, एस माइनस ई, बात खत्म। तो बस ये किसका फॉर्मूला सर, ये तो कॉल ऑप्शन का, दैट्स इट। तो कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला क्या बना, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निकालना, मैं इसको C0 बोलूं तो चलेगा क्या, हाँ सर। पुट कॉल पैरिटी में बात किया था, आप C0 बोल सकते, C0 मतलब कॉल ऑप्शन का आज का वैल्यू, जीरो पीरियड का। क्या करना, एस माइनस ई, हे भगवान, माइनस ई, सर पहली बात, हाँ बोलो, ये इतने दूर दूर क्यों लिखा, एस माइनस ई, एस माइनस ई, बस इसमें कुछ थोड़ा सा आएगा, इसमें कुछ थोड़ा सा आएगा, बात खत्म। तो थोड़ा सा मतलब एस जीरो लेना पड़ेगा। हम आज वैल्यू निकाल रहा है, हमको क्या मालूम भाई फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, एक साल बाद का प्राइस, तो हम आज का प्राइस ले रहे हैं। वाह सर, मतलब ये आप आज का प्राइस ले रहे हो, और ये एक साल बाद, क्योंकि एक साल बाद ये जो एक्सरसाइज करोगे या शेयर खरीदोगे 500 रुपए का, वो तो एक साल बाद खरीदोगे, तो इसका और इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता सर। देखो कॉल ऑप्शन का एक फॉर्मूला क्या है, राइट टू बाई, हम शेयर खरीदेंगे 500 का और मार्केट में 550 का बेच देंगे। अब एस जीरो बोल रहे हो कि ये एस जीरो आज का है, तो फिर स्ट्राइक प्राइस तो एक साल बाद का है, कैसे कंपैरिजन करो, ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उड़ा रहे हो आप। चलो ना भाई, तो ये कब का है सर, ये एक साल बाद का, तो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, पर इसमें हमेशा कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करना पड़ेगा, बीएसएम में हमेशा कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज। तो एस जीरो माइनस ई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, हमेशा कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, ठीक है। तो सर शेयर का प्राइस तो यार कुछ भी हो सकता, मतलब डेविएट, चलो प्रेजेंट वैल्यू को आपने उड़ा दिया, डेविएशन तो हो सकता है ना, हाँ डेविएशन तो हो सकता है, तो इसलिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कुछ ND1 से, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ND2 से, ND1 ND1 ND2, खत्म, इतनी सी बात थी। मतलब सर हमें कुछ करना नहीं है यार, एस जीरो माइनस ई बेसिक फॉर्मूला तो ये है, पर एस जीरो आज का ले रहे हैं तो मुझे ये भी आज का लेना पड़ेगा। अब यार एस जीरो डेविएशन हो सकता है सर, आज का ले रहे हो डेविएशन के, तो बहुत सारी बातें मैं करने के लिए नहीं हूं, मैं फॉर्मूले का हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इतना टाइम भी नहीं कि मैं 3 घंटे BSM पढ़ा दूं जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो अब बस जैसा बोलते जा रहा हूं वैसे समझते जाओ। ओके सर, नहीं तो याद कर लो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, मत करो ना, थोड़ा सा समझ लो। ओके सर मान गए, और डेविएशन हो सकता है तो मैंने D1 ले लिया और यहां ले लिया D2, हालांकि D1 और D2 का डेफिनेशन ICAI ने क्या दिया वो मैंने लिखवाया, तो वो हम बाद में करें। अभी कोई दिक्कत है क्या, दिस इज सर, ये D1 और D2 क्या है वो बाद में समझेंगे। आपको एग्जाम में मालूम है क्या दे सकता है, आपको मान लो S0 दे दिया, ND1 निकाल कर दे दिया कॉपी क्वेश्चन पेपर में ही, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज दे दिया, और ND2 का भी वैल्यू दे दिया, और आपसे बोला वैल्यू ऑफ कॉल निकालिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, अगर BSM छोड़ के जाओगे ना पछताना पड़ेगा। क्या दिक्कत है यार, आजकल 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, अगर 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो बचा फिर क्या, फिर तो आराम से कर सकते हो आप। प्लीज करके चले जाना, ठीक है सर। ऐसे क्या पुट ऑप्शन का फॉर्मूला बन सकता है, यस सर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस यहां क्या हो जाएगा, E माइनस एस, पक्का ना यार, स्टॉक और पुट कब एक्सरसाइज होगा, जब प्राइस कम होगा, ठीक है। और फिर क्या करोगे सर, वही RT, और यहां क्या जाएगा S0, बस मल्टीप्लाई होगा N माइनस D2, सर ये माइनस D2 क्या होता है, बस D2 मान लो अभी D2, और यहां क्या हो जाएगा S0 N माइनस D1, सर ये माइनस क्यों लगाया, मैंने कहा ना बाद में समझेंगे, ठीक है। ये बस ऐसा ये समझ लो, इस फॉर्मूले को उल्टा कर लेंगे, ऐसा घुमा देंगे फॉर्मूला, हो जाएगा। ओके दैट्स इट, तो बात समझ में आ गई, बस सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहां समझो तो मैंने BSM के हिसाब से, कॉन्सेप्ट बुक है ना आपके पास, एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या पढ़ा। यस, मैंने BSM के हिसाब से आपको बताया
कि कॉल ऑप्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, S0 ND1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इनटू ND2। ठीक है, S0 का मतलब मैंने करंट मार्केट प्राइस बताया, E का मतलब एक्सरसाइज प्राइस, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमेशा क्या लेना है आपको, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग। N का मतलब नॉर्मल रिजेक्ट टेबल को यूज करके इसकी वैल्यू दिया रहता है, चिंता वाली बात नहीं है। D1 का मतलब डेल्टा ऑफ कॉल भी लिखा है, या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस। ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे, जब सर स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहेगा, स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहेगा एक्सरसाइज प्राइस से। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ICAI के मैट में लिखा, और इसका मतलब मैं समझाऊंगा धीरे से। और D2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ निकालना। ठीक, मुद्दे की बात यह है, S0 और इसमें दिक्कत नहीं है, बस ये सर ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, बस ये समझा दो, बात समझ में आ। ठीक है, तो अब मुझे क्या समझाना है, D1 और D2, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब D1 समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तैयार हो ना। D1 समझना एक बार, ये लो भाई, मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। D1 सर ये ग्राफ हमको बनाना होता है कि ग्राफ नहीं बनाना, और मैंने बोला था इसको क्या बोला जाता सर, इसको बोला जाता म्यू। और यहाँ कुछ हमेशा BSM में हमको क्यूमुलेटिव देखना पड़ता है, और यहाँ x, अब x का मतलब समझना, x का मतलब मैं निकालना का ln S0 डिवाइडेड बाय E। अब समझना क्या बोलना चाहता, मैं कहता हूं कि यार एक्सरसाइज प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। हाँ सर, अगर मैं इसका फैक्टर निकालू 1.1052, मतलब सर स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा, एक परसेंटेज, अगर ज्यादा होता है तो कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, स्टॉक का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होता है तो कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है। और मैंने कहा इसका नेचुरल लॉग निकालूंगा तो ये आ गया 10%। ठीक, ओके। और सर ये क्या है, ये है रिस्क फ्री रेट, कि रिस्क फ्री पे ऑन एन एवरेज हमको कितने की कमाई होती है, 8%। तो 10% कमाई होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। 10% कमाई हो, ऑन एन एवरेज कितने की कमाई होती है, 8%। मैं पूछ रहा हूं 10% कमाई होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो क्या आराम से काम हो जाएगा। यस, बस नाम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो पहले मैं यहां समझा दूं कि ये क्या है। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं D1 निकालने की कोशिश कर रहा हूं, D1। और फिर हम इसको जेड में देख लेंगे, जेड जेड टेबल में देख लेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम किस में देखेंगे, D1। D1 या जेड भी बोल सकते हो आप, D1 कुछ नहीं है, जेड टेबल का वैल्यू निकाल रहे हो। एक्स का मतलब हो गया ln S0 डिवाइडेड बाय E। और सर इसका आपने रिस्क फ्री बोला था, रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। प्लीज ये आपको देखना पड़ेगा, इसको मैंने बोला एवरेज और इसको बोला एक्स। तो अगर मैं कहूं एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे होता था, है ना यार। ये क्या निकालते थे आप, सर जेड, यहां भी जेड ही निकाल रहा है, बस D1 नाम दे दिए। बस फॉर्मूला जो आएगा वो ऐसे आएगा, एक्स का मतलब ये, तो सर ये आ गया ln S0 डिवाइडेड बाय E। ये हो गया एक्स, माइनस माइनस की जगह प्लस होगा। सर क्यों होगा भाई, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं नहीं समझा सकता, इतना टाइम देखो 45 मिनट हो गए, नहीं समझा सकता। यहाँ मेरे हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं, और आपको भी ना, क्योंकि कम आता है, बहुत कम आया ही नहीं है, तो आपको थोड़ा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा एवरेज, और एवरेज क्या आ गया R प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। और टाइम पर फोकस करेंगे, टाइम जरूरी है। टाइम मतलब यार कितना, R हम 12% है तो 12 की जगह 6 लेना है, मतलब 6 महीने का है, तो यहाँ 12 ही लिखेंगे, यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12।
ठीक। और नीचे क्या लिखेंगे सर? नीचे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आ जाएगा पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, थोड़ा तो रटना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यार फास्ट ट्रैक में मैं कितना ही करवा दूं। और सर D2 का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, D1 माइनस पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो फॉर्मूले है, जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब इस पे मैं टाइम बर्बाद नहीं। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन उठा रहा हूं तो ये फॉर्मूला है ln S0 D1 का फॉर्मूला प्लस R प्लस वेरिएंस डिवाइडेड बाई 2 टाइम, और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। चलो कोई एग्जांपल नहीं है इस पे, सीधा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। यस, तो क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 14 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए। चलो क्वेश्चन मिल गया होगा क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, और अच्छे से करना, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, 2 ही क्वेश्चन तो करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा। प्राइस ऑफ स्टॉक दे रखा है, और ये प्राइस कब का है? अभी का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? इसको हम बोल सकते हैं SG। एक्सरसाइज प्राइस है 75। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग 0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, मैच्योरिटी पीरियड है 6 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और ये नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम Z, और एरिया जो है वो टेल एरिया दिया है। तो सर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो BSM है, BSM में हम लोगों को कभी भी कौन सा एरिया देखना होता है? टेल एरिया देखना होता कि क्यूमुलेटिव एरिया, बॉडी एरिया? कभी भी हमको बॉडी एरिया देखना होता है। तो सर ये बॉडी एरिया का वैल्यू दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर इसका कैसे यूज करेंगे, इंटरपोलेशन होगा कि वो मैं बताऊंगा। और एक्सपोनेंशियल दे रखा है, क्वेश्चन का हिस्सा है 1.062 6% का वैल्यू, और ln भी दे रखा है 1.10667 का ln का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले BSM में फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर सबसे पहला काम होगा कि हम लोग D1 और D2 निकाल लें। ठीक है सर, अगर मैं कहूं D1 क्या है? S0 डिवाइडेड बाय E, ये हो गया मेरा X, और ये हो गया मेरा प्लस माइनस प्लस करते हैं म्यू डिवाइडेड बाय पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 80/75, 12% को प्लीज 0.12 लिखना। सर 12 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पूरा, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम परसेंटेज में नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ 0.12 लिखोगे। सर 12 की जगह 6 लिखेंगे कि नहीं? पूरा 12 ही लिखना, या ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा क्योंकि मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई। सर 0.5 क्या है? टाइम है, टाइम। सर हम इसको 6/12 भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि रियल ऑप्शन में भी BSM है। रियल ऑप्शन याद है ना, नया नया आया है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमेशा वेरिएंस लिखा जाता है। अगर वेरिएंस दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ क्या किया मैंने? पीरियोडिकल स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब यहाँ पीरियड कितना है? 0.5 0.4। तो जब मैंने 80/75 किया तो 1.0667 आ गया। इसका वैल्यू चाहो तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, पर मैंने कहा ना आपको दिया रहता है, और दिया रहता तो हम यही, ये नहीं है, ये उठाकर लेंगे 0.0646। और इसको सॉल्व किया तो D1 आ गया 0.5820, और D2 का फॉर्मूला D1 माइनस पीरियोडिकल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो D2 आ गया 0.2992। मैंने लिखा है कि BSM में हमेशा हम कौन सा एरिया लेंगे? क्यूमुलेटिव एरिया हमको देखना है। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वैल्यू निकालना 0.5820 की, और हमारे पास जो दिया हुआ है वो तो 0.58 तो दिया ही नहीं है भाई, हमको दिए दे रखा है 0.55 के सामने 0.2912 दे रखा है। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये इसने आपको
टेल एरिया दे रखा, जबकि आपको क्यूमुलेटिव एरिया देना है, तो कोई बात नहीं, वो तो हम 1 से माइनस कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है भाई लोगों कि हमें वैल्यू देखना है 0.5820 की। तो सर इन दोनों के बीच का और इंटरपोलेशन करेंगे। मैं एक बार इंटरपोलेशन आपको समझा देता हूँ, हालांकि सर वो उसमें हम एक्सपर्ट है, जिनको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूले से कर सकते हो, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरपोलेशन 0.55 पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 0.2912, और 0.60 पर वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 0.2743, और मुझे जो वैल्यू पता करना है वो पता करना 0.5820 की। तो सर जैसे ही हम लोग इसको बढ़ाते हैं, डिफरेंस, इसका डिफरेंस है 0.05 और इसका डिफरेंस है 0.2912 माइनस 0.2743, 0.2912 माइनस 0.2743, तो ये आ गया 0.0169। ठीक है, पर मुझे इसका जैसे ही मैंने ये बढ़ाया तो ये आ गया सर, मुझे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, इंटरपोलेशन आपको आता है, तो 0.5820 माइनस 0.55, तो यहाँ का वैल्यू निकाला 0.032। ये इंटरपोलेशन थोड़ा सा खराब। अब मुझे वैल्यू निकालो, अब देखो बेटे ध्यान से, मुझे ये वाला लिखना है, तो मैंने लिखा 0.2912। ठीक है, अब मैं यहां प्लस लिखूंगा कि माइनस, वो डिपेंड करता है, वैल्यू तो सर धीरे धीरे कम हो रही है ना, 0.29 से 0.27 हो रही है, तो अब मुझे तो इससे कम ही तो निकालना है, तो यहां माइनस आ जाएगा। माइनस और प्लस कब आएगा वो डिपेंड करता है, यार ये तो कम आना चाहिए ना भाई, इसलिए तो इसमें से मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। ओके सर, अब सुनो, ये इसके साथ ये दिख रहा है, तो 0.0169 कितने के लिए? 0.05 के बराबर। 0.0169 किसके बराबर? 0.05 के बराबर। तो मुझे इसके लिए वैल्यू निकालना है, 0.032 के लिए वैल्यू कितना? ओके, 0.0169 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 0.032 माइनस 0.2912, तो सर ये आ गया 0.2804। पर ये वैल्यू किसका है? टेल एरिया। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इसमें से मुझे -1 करना पड़ेगा, तो सर आंसर आ गया 0.7196। दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वैल्यू, D1 का। टेबल से, टेबल का वैल्यू तो दिया था, देखने से ये वैल्यू आ रहा, बस यही थोड़ा सा मुश्किल। ऐसे D2 का निकलेगा। तो D1 का मैं फिर से यहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको नोट नहीं करोगे। 0.5820 कैसे निकाला जाता है, तो 0.55 की वैल्यू ले लिया, 0.6 की वैल्यू ले लिया, और मैंने इन दोनों के बीच का देखा, तो इन दोनों के बीच का मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? 0.5820। तो 0.5820 कैसे लिया? 0.5820 माइनस 0.55, तो वैल्यू आ गया 0.032। बच्चे बोलते हैं ना 0.032 कैसे आया, तो 0.032 ऐसे आया, और इसकी मदद से मैंने ये लिखा। पर मुझे कौन सा एरिया चाहिए? क्यूमुलेटिव, इसलिए मैंने 1 से माइनस किया, तो 0.7196 आ। ऐसे ही मुझे इसका निकालना पड़ेगा, तो इसका भी मैंने यहां निकाला है, तो मेरे ख्याल से अब आप देख सकते हो, और इसका वैल्यू आ गया 0.61। अब हमारा C0 कॉल ऑप्शन के वैल्यू का फॉर्मूला, S0 80, ND1 निकाल चुका है 7196, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 75, इसका वैल्यू भी दिया है, और सर ND2 भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 13.952। अगर सीधी सी बात बोलूं कि जो मुश्किल काम हुआ वो इंटरपोलेशन का हुआ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से हो सकता। सर पुट ऑप्शन का भी तो आंसर अब, फॉर अगर पुट ऑप्शन का क्वेश्चन होगा तो मैं पक्का करवाऊंगा। अब अगला देखते हैं कि किसका क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 15, एमटीपी अक्टूबर 2022। इसमें सिर्फ कॉल ऑप्शन का भर बोला, तो इसी में मैं आपको पुट ऑप्शन का भी करवा देता हूं, तो टेंशन खत्म हो जाएगा। पुट ऑप्शन का भी मैं खुद ही करवा देता हूं इसमें, ठीक है। एक अलग से हम वैल्यू पुट करके कर देते, जैसे यहाँ डिसाइड वेदर द ऑप्शन इज बाइंग फॉर, मतलब ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू है, तो इसी में मैं वैल्यू ऑफ पुट भी आपको सिखाऊंगा। वैल्यू ऑफ पुट, टेंशन खत्म हो जाएगा। हालांकि मुझे एक्स्ट्रा नहीं करवाना चाहिए, पर मेरा दिल गवाही नहीं देता। टाइम लग जाए तो लग जाए यार, 1 घंटा से ज्यादा का लेक्चर जाएगा, ठीक है, हम तैयार हैं। पढ़े क्वेश्चन को। द शेयर्स ऑफ टीआईसी लिमिटेड आर करेंटली प्राइज्ड, अभी कितना है, 415, 415। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ, ठीक है, पीरियड मिल गए हमको 3 मंथ, मतलब सर 3/12, मतलब 0.25। सर एक्सरसाइज प्राइस 400 है, एक्सरसाइज प्राइस है 400, रिस्क फ्री रेट है 5%, स्टैंडर्ड एविएशन है 22%, ठीक है। टीआईसी लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ। सबसे पहले आपको निकालना है कि जो ऑप्शन है वो 25 रुपए में हमें खरीद लेना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और पूरी बात किसकी हो रही है, कॉल ऑप्शन। तो पहला काम क्या होगा, D1 और D2। D1 कैसे निकालेंगे, याद करो, याद करते सर। पहला काम D1, सर S0 डिवाइडेड बाय E, मतलब सर 415 डिवाइडेड बाय 400, इसका हमको ln निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस रिस्क फ्री कितना दिया, 0.05, प्लस स्टैंडर्ड एविएशन दिया 0.22 डिवाइडेड इसका स्क्वायर, और टाइम कितना आ गया 0.25, और पीरियोडिकल स्टैंडर्ड एविएशन मतलब 0.22, और टाइम कितना आ गया 0.25। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, चलो। और ये कुछ वैल्यू भी दिया, देखेंगे कहाँ कौन सा यूज होगा। तो करंट मार्केट प्राइस दिया 415, ये सब कुछ दिया है, तो इसके हिसाब से हमने 415 ln निकालना है, और ये सब किया, और ये दिया ln का 415 डिवाइडेड बाय 400, पर देखो 415 डिवाइडेड बाय 400, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए 1.0375 का हमें चाहिए ln। और क्या दिया हुआ है ln1, यस सर, ये दिया 0.03681, तो यूज हो गया इसका, और इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 0.5033। बट 0.5033 कौन सा एरिया देखना है हमें, क्यूमुलेटिव एरिया। अब देखो कि जो टेबल दिया है उसमें कौन सा एरिया दिया, किस्मत देखो सर, हमको क्यूमुलेटिव एरिया दिया है। और कैसे पता लगाओगी कि क्यूमुलेटिव एरिया है, टेबल का वैल्यू 0.5 से ज्यादा आना चाहिए, उसी को आप क्यूमुलेटिव एरिया बोलते हो। और क्या 0.5 से ज्यादा आ रहा है, यस, तो क्यूमुलेटिव एरिया। अब भगवान ना करे हमें इंटरपोलेशन की जरूरत पड़े, 0.5033 का देखते हैं, 0.5033, 0.503, ओहो दिया है सर 0.5033 का हमको क्यूमुलेटिव एरिया दे दिया। तो ND1 तो निकल गया आपका 0.6926। ऐसे D2 इन्होंने किसी और तरीके से निकाला है, मैं जो बुक है ना उसमें करेक्शन कर दूंगा। और D2 हम ऐसे निकालेंगे, D1 माइनस पीरियोडिकल स्टैंडर्ड एविएशन। D1 कितना आया था हमारा 0.5033, 0.5033 माइनस इसमें से 0.11 माइनस कर देंगे, तो 0.5033 माइनस 0.11, आंसर आ गया 0.3933। ऐसे निकालो, आप ऐसे निकालोगे जैसे मैंने निकलवाया हूं, ऐसे भी निकाला जा सकता है। और एक्चुअल में ये फॉर्मूला ज्यादा लॉजिकल है, ये देखो ये फॉर्मूला ज्यादा लॉजिकल, पर मैं अभी नहीं जा रहा उसके डेरिवेशन पे, ठीक। ओके, तो सर D2, क्योंकि ICAI ने D2 का ऐसा लिखा, वो MTP में डाल दिया, ठीक है सर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बाकी अगर आप देखोगे 0.3933 की वैल्यू, तो वो भी आपको मिल जाएगी, 0.3933 की वैल्यू मिल गई, 0.6530, 0.6530। ओके,
अब आपको 0.6926 मालूम है, आपको 6536 मालूम है, तो यहां आ जाएगा S0 इंटू ND1 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इंटू ND2, है ना। और सर इसका वैल्यू दिया होगा 1 पॉइंट मतलब E 0.025 2.005 इंटू 0.25 0.0125 का वैल्यू दिया होगा कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, चेक करो। यस सर 0.0125 का वैल्यू दिया है 1.0126 फैक्टर्स, तो यहां डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 29.48। कोई दिक्कत की बात है क्या? दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल। तो क्या हमें कॉल खरीदना चाहिए? कॉल ऑप्शन का एक्चुअल में 25 रुपया है और हमारे लिए वैल्यू 20। सर अंडर प्राइस है यार, खरीद लेना चाहिए, सस्ता मिल रहा है, तो ये लिखा है 25 रुपए है, कम है तो खरीद लेना चाहिए। ओके अब मैं इसी में आपको वैल्यू ऑफ पुट निकालना सिखा रहा हूं। वैल्यू ऑफ पुट सर मांगा कि क्वेश्चन में नहीं, सर हम लिखे कि आप मत लिखो, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा ये मैं आपकी बुक में लिखवा दूंगा, आपकी बुक में लिखा होगा, सॉरी आप क्या लिखोगे, ये आपकी बुक में लिखा होगा। बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ाते पढ़ाते बुक में करेक्शन करवा रहा हूं, तो उससे फायदा होगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है तो चिंता, और दिख भी रहा होगा आपको, ठीक। तो मैं क्या करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा वर्क, तो मैं वैल्यू ऑफ पुट भी इसी में समझा देता। पहली बात, अगर आपको कॉल ऑप्शन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29.4, तो आप वैल्यू ऑफ पुट निकालने के लिए पुट कॉल पैरिटी मेथड यूज कर सकते हो। सर ये स्टेटमेंट भी लिखवाओगे कि बुक में? हाँ, अगर आपको कॉल ऑप्शन का वैल्यू BSM से निकाला है तो पुट ऑप्शन का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो यूजिंग पुट कॉल पैरिटी। अगर पुट कॉल पैरिटी की बात करूं तो एक इक्वेशन दिया था हमने, S0 प्लस P0 इज इक्वल C0 प्लस C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। और क्योंकि यहां BSM से ये वैल्यू निकला तो मैं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करूंगा। तो बताओ S0 क्या है क्वेश्चन? सर S0 है 415, तो 415 इसको ले लेते x। C0 आपने निकाला है 29.48 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज भी निकला हुआ है आपका 250, नहीं ये तो मल्टीप्लाई करके आया है, तो 400 डिवाइडेड बाय 1.0126, तो सर ये आ गया 395.02। ये दोनों प्लस हो जाएगा, 415 माइनस हो जाएगा, 29.48 प्लस 395.02 माइनस 415, तो वैल्यू ऑफ पुट आ गया 9.56। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, अगर आपको कॉल ऑप्शन का वैल्यू दिया है तो पुट ऑप्शन का वैल्यू निकालने के लिए BSM से, ये आंसर जो आया ये एक्चुअल में पुट कॉल पैरिटी दिख रहा है, ये BSM वाला ही आंसर है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते। दूसरा, या तो फॉर्मूला भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला मैंने कहा था उल्टा कर लेना, ये फॉर्मूला था आपके पास। ऐसे फॉर्मूला यहीं से मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा था उल्टा कर लेना, मतलब वैसे फॉर्मूला S0 इंटू ND1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इंटू ND2, पर मैंने कहा उल्टा कर लेना, मतलब यार ये आएगा E और यहां आएगा N माइनस D2 और S0 N माइनस D1, ये पुट ऑप्शन का वैल्यू। सर समझाने की कोशिश करो। सर ये भी आप कॉपी में बुक में है क्या? हाँ जी बुक में है, आप टेंशन ना लीजिए। तो सर फिर उस हिसाब से ये 400 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 1.0126 इनटू, सर ये वाला वैल्यू लेना है कि नहीं? अब ये माइनस में, मतलब अब आपको टेल एरिया लेना पड़ेगा।
सर क्यों सर यार, ये तो गलत बात है। बात समझने की कोशिश करो, ये घुमाया है। अगर माइनस का साइन जहां भी आया वो क्यूमुलेटिव एरिया नहीं, आपको टेल एरिया ही लेना पड़ेगा। मतलब जो दिया था आपको वही लेना पड़ेगा। और 0.5033 का वैल्यू क्या दिया था सर? क्यूमुलेटिव एरिया नहीं लेना, टेल एरिया लेना है। हाँ जी, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसमें कहीं भी माइनस का साइन है, सॉरी इसमें नहीं, इनमें कहीं भी एन ये माइनस का साइन है तो आपको टेल एरिया ही लेना है। सर ये भी नोट लिख पाओगे कि हाँ जी, अगर आपको कहीं भी माइनस का साइन दिख गया तो आप टेल एरिया लोगे। तो सर यहाँ तो माइनस का साइन है क्योंकि आपने माइनस लगाया है, मतलब मैं ये नहीं ले सकता, ये तो क्यूमुलेटिव है। 1 माइनस 0.6926, मतलब सर मुझे लेना पड़ेगा 0.3074। और S0 कितना था भाई? 415। और 1 माइनस 0.6530, यहाँ जाएगा 0.347। चलो सॉल्व करें, ये माइनस का साइन है यार, ये क्या निकल जाएगा? पुट ऑप्शन का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 1.0126 इंटू 0.3074। तो सर ये आ गया 121.43। और सर 415 इंटू 0.34 था 7, हाँ 347। तो 400 415 इंटू 0.347, तो सर ये आ गया 144.005। ठीक है अप्रोक्स, चलिए। तो नहीं हुआ 400 इंटू, एक सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ जी, गलती ये हो रही थी कि जब ये घुमा तो मुझे -d2 लेना चाहिए, मतलब ये वाला लेना चाहिए। ओके, आपकी बुक में तो सही होगा। यहाँ मुझे लेना था 0.347, 1 नहीं है ना। और सर यहाँ लेना था -d1, मतलब इसको 1 से माइनस करना था। 1 माइनस 0.6926। तो सर आपको यहाँ लेना था 0.3074। अब सॉल्व करोगे तो अब आंसर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1.0126 इंटू 0.347। तो सर यहाँ आ गया 137.07। और 415 इंटू 0.307, ये आ गया 127.57 माइनस 137.07। आंसर आ गया 9.49, मतलब 9.50। और पुट कॉल पैरिटी से भी कितना आ रहा था? 9.50। हे भगवान, करना है तो करना है, तो काम काम की बात बोलो। वैल्यू ऑफ कॉल में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ऑफ कॉल का तो एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ पुट में दिक्कत हो सकती है, जो मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ रह ना जाए। अगर वैल्यू ऑफ कॉल पूछा बीएसएम से और पूछेगा वैल्यू ऑफ पुट, मान लो पूछ लिया वैल्यू ऑफ पुट, तो भाई साहब बस एक काम करना कि आपको कुछ नहीं करना है। वैल्यू ऑफ पुट पूछा तो वैल्यू ऑफ कॉल अगर आपको पता तो आप पुट कॉल पैरिटी लगा देना, इसको एक्स मान लेना, तो आंसर आ जाए। पर भगवान ना करे कि वो वैल्यू ऑफ पुट पूछे और वैल्यू ऑफ कॉल ना दिया हो, तो फिर भाई फॉर्मूला ऐसे लगेगा बस। क्योंकि यहां माइनस का साइन आ जाएगा तो फिर आपको कौन सा एरिया, जहां भी माइनस का साइन आएगा, कसम खा लो, जहां भी माइनस का साइन आएगा, भले ही वो बीएसएम क्यों ना। वैसे बीएसएम में नॉर्मली हम क्या करते हैं सर? बीएसएम में नॉर्मली हम क्यूमुलेटिव एरिया देखते हैं, बॉडी एरिया। पर जहां भी माइनस का साइन लग गया वहां हमको कौन सा एरिया देखना पड़ेगा? वहां हमको टेल एरिया ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ बोलो। चले आगे, ये जबरदस्ती करवाया था। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फिर से निकालना है कॉल ऑप्शन। अगर करंट मार्केट प्राइस कितना हो जाए? 380। पहले प्राइस कितना था? तो प्राइस था 415। 415 की जगह 415 की जगह 380 हो जाए तो क्या होगा? फिर से हम D1 वगैरह निकालेंगे। यस, तो सर ये करवा क्यों गिरा? ये तो रिपीट है। रिपीट नहीं है बेटे, प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब D1 निकालोगे ना तो D1 माइनस में आ गया।
अगर D1 माइनस में दिख रहा, वैसे तो सर हम बॉडी एरिया लेते हैं, कॉल ऑप्शन के लिए बॉडी एरिया, पुट ऑप्शन के लिए टेल एरिया। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने कहा माइनस का साइन, और माइनस का साइन आएगा तो हमको कभी भी कौन सा एरिया लेना पड़ेगा सर, हमको टेल एरिया लेना पड़ेगा। और ऐसे D2 में भी क्या माइनस का साइन आ गया, तो हमको कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव एरिया नहीं लेना, हमको टेल एरिया देना। ओके सर, अब यहां देखोगे तो सर यहां तो क्यूमुलेटिव एरिया लिखा है और माइनस का साइन है, तो सर क्या ये क्यूमुलेटिव एरिया नहीं है? गलती किया इंस्टीट्यूट ने, उसने यहां क्यूमुलेटिव एरिया लिख दिया गलती से, ये टेल एरिया ही है। सर कैसे पता? 0.5 से कम है, 0.5 से ज्यादा होता तो पूरा कवर होता ना, 50% को लेकर कवर होता, पर ये तो 0.5 से कम है, प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है, तो ये टेल एरिया ही है, और यही उठाकर सीधा ले लेंगे। मतलब सर कॉल ऑप्शन में भी माइनस आ सकता है साइन? हाँ भाई आ सकता है, और माइनस आया तो हमको फिर टेल एरिया ही लेना पड़ेगा, उसने वही दिया एक्चुअली, फिर कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया 10.5। ठीक है, हाँ सर। फिर खत्म करोगे कि क्लास खत्म करो? बस एक बात बाकी, एक बात बाकी है, बस वो बात कर लूं, काम खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं समझाने, प्लीज इसको अच्छे से समझ ले, और फिर हमारा ऑप्शन खत्म। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, प्राइस आप 408 ही लेना। अच्छा 408 तो पहले भी ले रहे थे भाई, नहीं 415 ले रहे थे, ये प्रेजेंट प्राइस बोले 408 लेना, हो गया सर हो गया, पर बोले डिविडेंड भी मिलने वाला है 10 रुपए, जो कि 2 महीने में मिलने वाला है। अब सर बीएसएम में हम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये बता दीजिए, बस आखिरी बात। अगर हमको एक्चुअल में शेयर खरीदते तो वो जो डिविडेंड इनकम है उसको कंसीडर करते, अगर एक्चुअल में शेयर खरीदते, ठीक है, पर भाई ऑप्शन में तो डिविडेंड होता ही नहीं है, और ये जो प्राइस दिख रहा है ये तो कम डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड मिलने वाला है यार, तो इसमें से मुझे डिविडेंड हटाना पड़ेगा, मुझे इस 408 में से डिविडेंड हटाकर बात करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है, ओके मतलब सर 408 को आप S0 नहीं ले सकते, नहीं मुझे एक्स डिविडेंड लेना, मुझे ऑप्शन में कभी भी डिविडेंड नहीं होता, तो डिविडेंड हटा के बात करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम तो होती ही नहीं ऑप्शन में, शेयर होता तो मेरे डिविडेंड मेरा 10 रुपए काम का होता, तो मुझे इसमें से इस प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे 10 रुपए, पर 10 रुपए कब मिलने वाला? 2 महीने बाद, तो सर मुझे 10 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ई सर ये तो डिवाइड होगा ना प्रेजेंट वैल्यू, 10 डिवाइडेड बाय ई, रेट कितना है रिस्क फ्री, रिस्क फ्री 5%, 0.05 इंटू 2/12, 2 महीने में मिलने वाला है, तो 0.05 इंटू 2/12, तो सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्लस, अच्छा 0.05 इंटू 2/12, पॉइंट ई 0.00833 की काश वैल्यू दे दे मुझे तो मजा जाए, दिया ही, ओहो दे दिया दे दिया दे दिया, 1.0084। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा सर, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें डिविडेंड को एडजस्ट करना पड़ेगा, और 10 रुपए का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। सर इसने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको तो डिवाइड करना चाहिए था ना, आप डिवाइड कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसने क्या किया, इसने माइनस का साइन लगाया ना, इसलिए इसको आप डिवाइड कर लीजिए। सर ये माइनस का साइन क्या होता है वो आराम से कभी और समझाऊंगा, अभी समझने का टाइम नहीं है, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1.0084, उन्होंने भी डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 9.92, और 408 में से 9.92 को एडजस्ट कर लेना, और मान लेना कि यही S0 है, और पूरा की पूरा क्वेश्चन आप इसी के हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, पूरा की पूरा क्वेश्चन आप इसी के हिसाब से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक है जी सर, इस क्वेश्चन को तो आपने, और हर जगह करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं करोगे, हर जगह जहां भी S0 लिखोगे आपको यही वाला प्राइस लिखना। सर ऐसा नहीं लगता आपने BSM को बहुत भगाया, बहुत भगाया नहीं, बहुत करवा दिया, लोग तो छोड़ के जाते हैं, पर बट एक सलाह दे रहा हूं, BSM एक क्वेश्चन बना लेना, एक क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन, कॉपी कैलकुलेटर नहीं, एक पेज उठाओ कॉपी उठाओ, कब तक ऐसे पढ़ोगे, कॉपी उठाना और एक क्वेश्चन कम से कम बना,
ठीक है जी, ठीक है सर। सर ऑप्शन खत्म क्या? हाँ जी, ऑप्शन खत्म। न्यू स्कीम में आपको और एक बात बता देता हूँ, जो हमारा न्यू सिलेबस आया था उसमें रियल ऑप्शन के क्वेश्चंस आए हैं। 3 क्वेश्चन हैं रियल ऑप्शन में, इसमें बाइनोमियल भी है, बीएसएम में भी है। पर वो कैपिटल बस्टिंग के साथ पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यार कैपिटल बस्टिंग का हिस्सा है वो रियल ऑप्शन। वो तीनों ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, यहाँ नहीं, वहां वापस मैं बीएसएम याद दिलाऊंगा, मैं वापस वहां बाइनोमियल याद दिलाऊंगा, या आपसे कहूंगा कि वो एक बार रिवाइज करके आ जाना। ठीक है, ओके। और रियल ऑप्शन का इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन भी आया था, तो सर अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, मई 25 में, वो आपकी मर्जी। ठीक है, देखना नहीं देखना आपके। थैंक यू सो मच। ऑप्शन खत्म हुआ, बीएसएम थोड़ा सा लगा, पर है भी ना यार कुछ करने लायक। ओके बाय। बाय नहीं, ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फ्यूचर। ठीक है सर।